हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? मैं भी बहुत बढ़िया। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर स्टार्ट किया था कि जो एक्सपेंडिचर है, जो हमारे पास एक्सपेंडिचर है, एक सेकंड रुको। जो एक्सपेंडिचर है, उस एक्सपेंडिचर को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? क्लासिफाइड करना पड़ेगा। ये क्लासिफाइड करना पड़ेगा कि ये जो खर्चा है वो आपका कैपिटल नेचर का है, या फिर जो आपका खर्चा है वो आपके रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है? या तो खर्चा आपका कैपिटल नेचर का होगा या फिर रेवेन्यू नेचर का होगा। ठीक है, ये हमें पहले क्लासिफाइड करना है। ये क्लासिफाइड होने के बाद हमें इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डालना पड़ेगा। हमें इसका क्या डालना पड़ेगा बेटा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों केसेस में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों केसों में हमें देखना पड़ेगा कि क्या सेम है या अलग अलग है। हमने इसके बारे में कल बताया था आपके लिए। यदि आपका जो रेवेन्यू है, या मैं इसको थोड़ा सा यहीं से हटा देते, यहीं कर देता हूं। अकाउंटिंग देखनी पड़ेगी आपको। अकाउंटिंग देखने के लिए यदि आपका रेवेन्यू नेचर का खर्चा है तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा P&L में। और यदि कैपिटल नेचर का है तो ये जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा एज ए असेट्स, एज एन असेट्स इन बैलेंस शीट। ठीक है? क्योंकि आगे जब भी हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे, जनरल एंट्री भी पढ़ेंगे, उनके गोल्डन रूल भी पढ़ेंगे, वहां ट्रांजैक्शन को एनालाइज करेंगे, तब मैं आपको इस चीज को थोड़ा डिटेल में और लेके चलूंगा। बस अभी इतना समझ लो, यदि कोई खर्चा आपका कैपिटल नेचर का है तो वो कैपिटलाइज होगा, और कैपिटलाइज का मतलब होता है वो बैलेंस शीट में जाएगा। वहीं पर यदि आपका खर्चा रेवेन्यू नेचर का है तो रेवेन्यू नेचर का जो खर्चा है डेफिनेटली वो आपका प्रॉफिट लॉस में क्या होगा बेटा? ट्रांसफर होगा। मेरी बात क्लियर है? इसको हम क्या करेंगे, वहां से राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है? अब हमने ये समझा था कि कैपिटल नेचर के खर्चे के क्या क्या हमारे पास एक मेजरमेंट के कहें तो एक हमारे पास पैरामीटर्स हैं, किसके आधार पर चेक करेंगे। तो मैंने आपको कल के सेशन में ये भी बताया था साथ के साथ कि भैया यदि हमारे पास ये नहीं चलेगा है ना, तो सारे डार्क डार्क लेने पड़ेंगे अपन को, कि कैपिटल नेचर कब माना जाएगा। यदि कोई खर्चा है तो उसको हम कब क्लासिफाइड करेंगे कि ये खर्चा हमारा क्या है? कैपिटल नेचर का है। इसके लिए मैंने तीन चीजें आपके सामने ली थी। बोला कि पहले आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखना है। यदि किसी चीज को आपने एक्वायर किया है, कोई खर्चा किया किसी भी चीज पर, तो जो खर्चा किया है क्या उस खर्चे का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म मिल रहा है या फिर शॉर्ट टर्म मिल रहा है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। मोर देन कितना बेटा? वन अकाउंटिंग पीरियड। दूसरा ये देखना पड़ेगा क्या वो खर्चा नॉन रिकरिंग नेचर का है। नॉन रिकरिंग नेचर का मतलब है ऐसे खर्चे जो कभी कभार होते हैं, यानी कि वो एक रेगुलर बेसिस पर नहीं होते। वो कभी कभार होते हैं, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, वो कभी कभार होते हैं, वो रेगुलर बेसिस पर नहीं होते, यानी कि एट ए नॉट ए पर्टिकुलर इंटरवल।
वो पर्टिकुलर इंटरवल पर नहीं होता है, ना ही वो रेगुलरली होते हैं, यानी कि वो नॉन रिकरिंग का है। कब होगा, ये डिपेंड करता है हमारे बिजनेस में क्या नीड है। और तीसरा हमने ये देखा था कि जो हमारे पास जो खर्चा है उसका देखो कि जो हाँ इसका ट्रांसफर होता था कि इसको कर दे क्या हम, इस खर्चे को हम करेंगे कैपिटलाइज। कैपिटलाइज, ये सारी बातें हमने कल के सेशन में कर ली थी। और इन्हीं चीजों को देखते हुए हम लोगों ने आपको स्टडी मेट जो था वो मैंने आपको यहाँ पर क्या किया था मेरे बच्चे, वो मैंने आपको यहाँ पर रीड भी करा दिया था कि भैया क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। ठीक है ना, ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट सेशन में कर ली थी। ठीक है, कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, अफेक्टेड ऑफ एनी असेट्स, किसी असेट्स के बैलेंस को अफेक्ट करता है, मतलब कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ असेट्स बढ़ता है या फिर घटता है। बेसिकली बढ़ेगा इस केस में, घटेगा तो है नहीं। ठीक है, तो अफेक्टेड ऑफ एनी असेट्स वो भी आपको देखना पड़ेगा। अब इसी चीज को देखते हुए हमें आगे बढ़ाना है। फिर मैंने बोला कि बेसिकली ऐसा भी कह सकते हो, ऐसा भी कह सकते हो आप यहां पर इस चीज को लेकर के, सच एक्सपेंडिचर, सच एक्सपेंडिचर नॉट बिलोंग्स टू ऑर्डिनरी बिजनेस। ये ऑर्डिनरी बिजनेस से रिलेट नहीं करता है, मतलब जो हमारे डे टू डे की एक्टिविटी है ये उससे रिलेटेड नहीं है। बेसिकली यही होता है क्या सर, ये फिक्स पैरामीटर से में नहीं, आपको देखना पड़ेगा सरकमस्टांसेस टू सरकमस्टांसेस, केस टू केस, कि भैया ये खर्चा जो है उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तभी तो मैंने पहली लाइन जब आप कल लास्ट सेशन लिया था पहले बताया था कि ये वेरी क्रिटिकल फैक्टर है, आपको इसको बड़ा केयरफुली चेक करना पड़ेगा, क्लासिफाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके बहुत सारे एलिमेंट होंगे जिनको आपको एनालाइज करना, तब जाकर के डिसाइड होता है कि कैपिटल नेचर का है या फिर रेवेन्यू नेचर का है। बेसिकली हमें दो चार पांच खर्चे रटे हुए होते हैं, जब धीरे धीरे आप पढ़ोगे प्रैक्टिस करते होगे आधे से बच्चों को आज ही पता होगा कि ये खर्चा सीधा नाम लिया सैलरी रेवेन्यू सर। ऐसा क्यों, कुछ बच्चों को पहचान करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कैपिटल नेचर का खर्चा इनिशियली डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस में नहीं जाता है, वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाता है। फिर वो धीरे धीरे अमोर्टाइज होता है, जितना जितना बेनिफिट हम उसके रेस्पेक्ट में लेते जाते हैं वैसे वैसे उसका खर्चा उसी प्रोपोर्शन में अपने पीएनएल से क्या होता जाएगा, अमोर्टाइज होता चला जाएगा, राइट ऑफ होता हुआ चला जाएगा। मेरी बात क्लियर है, ये फैक्टर्स है जो आपको दिमाग में रख करके चलना है। अब सवाल आता है कि सर रेवेन्यू नेचर के खर्चे कैसे होंगे। ठीक है, वैसे ये सारा सारा मैं डिस्कस कर चुका था, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि 2 4 5 मिनट इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कराया जाए, जिससे आपको, कुछ बच्चों ने पिछला सेशन नहीं देखा होगा तो डेफिनेटली यहाँ उनको आगे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रेवेन्यू नेचर का मतलब है ऐसा कोई भी खर्चा जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस पर किया जा रहा है, ऑर्डिनरी बिजनेस से रिलेटेड है। यानी कि मान लो मेरा जो काम है मैन्युफैक्चरिंग बना कर, सो ये फर्नीचर बना करके बेचना है, तो जो फर्नीचर को बेचने बनाने में जो भी खर्चा हो रहा है वो सारे के सारे खर्चे आपके यहाँ पर रेवेन्यू नेचर के माने जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। अब हम बात करते हैं कि सर इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, ऐसा कोई भी खर्चा जो ऑर्डिनरी बिजनेस से रिलेट करता है, यानी कि जो डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस जो है उससे रिलेट करता है। ठीक है, या मैं ऐसा कह दूं उसका बेनिफिट जो करंट ईयर के लिए ही मिलता है, आज किया आज उसका फायदा मिल गया, खत्म हो गया, इस वाले खर्चे का अगले साल से कोई लेना देना नहीं है। यानी इस साल आपने कोई खर्चा किया और उसका फायदा आपको ओनली फॉर इसी साल मिलेगा, अगले साल नहीं मिलेगा। आप उसको क्या मान सकते हो, रेवेन्यू नेचर का खर्चा मान सकते हो। ठीक है, अब इसके हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, एग्जाम्पल देने की बात करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और देते थे, कल वैसे मैंने आपको समझाया भी था, वापस से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक बिल्डिंग का, एक बिल्डिंग का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैंने इस बिल्डिंग के 3 केस बना दिए। एक बिल्डिंग क्या है, पहली जो बिल्डिंग है, पर्पज बता रहा हूं इसके क्या क्या पर्पज है। कंस्ट्रक्ट फॉर बिजनेस पर्पज,
दूसरा है कंस्ट्रक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। और तीसरा है कंस्ट्रक्ट फॉर पर्सनल पर्पज। कोई बिल्डिंग आपने खुद के यूज के लिए बनाई है तो नॉट ट्रीटेड इन द बिजनेस। बिजनेस में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा क्योंकि ये खुद की पर्सनल है। आपने इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी है तो ये आपकी क्या मानी बेटा, असेट्स बन जाएगी। तो कैपिटल नेचर का हो जाएगा। आपने खुद के बिजनेस के लिए खरीदी है, खुद के बिजनेस में ही यूज करना है, तो भी आपकी कैपिटल नेचर की है। मेरी बात क्लियर है? तो यानी कि कोई भी बिल्डिंग है आपने खुद के लिए खरीदी है। अब प्रॉब्लम ये है कि इनका असेट्स का भी क्लासिफिकेशन अलग होता है। असेट्स के क्लासिफिकेशन की बात मैं अभी नहीं करूंगा, ठीक है। जब असेट्स का क्लासिफिकेशन आएगा तब डेफिनेटली इस टर्म्स के बारे में बात करेंगे, अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। मेरी बात क्लियर है? तो चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा। इन दोनों की दो सारी की सारी असेट्स का जो बेनिफिट है आपके लिए वो लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है सब में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये खर्चे तो सारे के सारे कैपिटल नेचर के ही हैं क्योंकि इनका फायदा आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। अब देखना पड़ेगा पर्पज क्या। ऑन बिजनेस है, जैसे कि ऑफिस में यूज ले रहा हूं तो इसका मतलब है आपकी पीपी कहलाएगा। यदि आप उसका एज ए इन्वेस्टमेंट ले लिया, जैसे आपने कोई रेंट के लिए बिल्डिंग बना रहे हो आप लोग, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगा। तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई बिल्डिंग ली हो, कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्शन फॉर रीसेल। रीसेल का मतलब है आपने फ्लैट बना के बेच दिए, आपका काम ये प्रॉपर्टी डीलर है वो आप, ठीक है ना। आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो, आप बनाते हो और बेच देते हो, तो ये आपका रेवेन्यू नेचर का है। ये रेवेन्यू नेचर में जाएगा क्योंकि ये आपकी इन्वेंट्री है, क्योंकि आपका काम फ्लैट को बना करके बेचना है। मेरी बात क्लियर है? इसका फायदा लॉन्ग टर्म नहीं मिलेगा, बेनिफिट नॉट फॉर ऑन। मुझे क्या फायदा मिलेगा, बना और बेच दिया। मानते लॉन्ग टर्म तक बनेगा लेकिन तुम्हें फायदा नहीं मिलेगा, एक बार बेच दी प्रॉपर्टी खत्म हो गया आपका काम। आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट कहाँ है मुझे बताओ। आपका इस केस में लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है। क्लियर है? ये एग्जांपल से मेरी बात समझ में आ गई होगी, बट आपको हर एक केस अलग अलग तरीके से समझना पड़ेगा, अलग अलग चीजों को देखते हुए समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, पॉइंट नंबर 4, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मैं यहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो तरीके से लेके चलूंगा जो हमने अब तक देखा है। कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू का है। मैं मान लेता हूं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यही ले लेता हूं एग्जांपल। अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयरिंग ऑफ बिल्डिंग ऑफ ₹50,000। जो बिल्डिंग की रिपेयरिंग का खर्चा है ये आपका कैपिटल नेचर का भी हो सकता है, ये आपका रेवेन्यू नेचर का भी हो सकता है। ये इसका एक सबसे बड़ा एक्सेप्शन माना जाता है। डिपेंड करेगा बिल्डिंग बिल्डिंग के, क्योंकि बहुत सारे यूज हो सकते हैं। बिल्डिंग में जो आप रिपेयरिंग करा रहे हो किस लेवल की करा रहे हो वो भी आपको देखनी पड़ती है, ठीक है ना। एक तो होता है आप इसको इंप्रूवमेंट कराते हो, हर 5 साल में करवाते हो,
तो आपने आज रिपेयरिंग करा ली, इसका फायदा आपको आने वाले 5 साल तक मिलेगा, फिर 5 साल के बाद करवाना पड़ेगा आपको। तो अब ये जो वाला खर्चा है जो स्पेसिफिक पीरियड में 5 साल में कराना पड़ेगा, हर 5 साल में होगा, इंटरवल पर होगा, तो ये कैपिटल नेचर का कहलाएगा। यदि कोई ऐसी रिपेयरिंग है जो कि हर साल होती है, नॉर्मली रूटीन वाली है, तो वो आपका रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। मेरी बात क्लियर है? गलत तो नहीं बोला मैंने कहीं? ऐसा रिपेयरिंग खर्चा जिसका आप फायदा 5 साल तक मिलेगा और हर 5 साल में आपको मैंडेटरीली है कि आपको रिपेयरिंग करानी पड़ेगी, तो दिस एक्सपेंडिचर क्लासिफाइड एज ए कैपिटल नेचर। और यदि इसका फायदा आज रिपेयरिंग करेंगे, बस और हम रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस केयर टेकर के लिए कर रहे हैं, हर साल खर्चा होता है, रूटीन बेसिस पर हो रहा है, तो उस केस के अंदर वो आपका रेवेन्यू नेचर का है। मेरी बात क्लियर है? तो दोनों में जा सकता है। मैं इसी खर्चे को मान के चल रहा हूं कि 50,000 की रिपेयरिंग आपकी ऑन रेगुलर बेसिस पर है तो रेवेन्यू का है, और यदि यही खर्चा आपका पर्टिकुलर इंटरवल पर होगा और मोर देन अकाउंटिंग पीरियड बेनिफिट मिल रहा है, तो उस केस में आपका ये क्या होगा? कैपिटल नेचर का होगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको रेवेन्यू नेचर का मान रहा हूं, तो आप क्या एंट्री डालोगे? ऑन स्पेंडिंग, या कहो ऑन एक्सपेंसेज इनकर्ड, ऑन एक्सपेंसेज इनकर्ड। तो बताओ क्या होगा? रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेज को डेबिट करोगे, टू क्योंकि पैसा गया है, कैश कर दोगे। कितने का मेरे बच्चे? 50,000 का। ठीक है, एंट्री अभी मैंने सिखाई नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज है, और हो सकता है कि मैं आपको एंट्री पढ़ाऊं भी नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ठीक है, दूसरा, क्योंकि रेवेन्यू नेचर का है, ऑन ऑन ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि ये आपका रेवेन्यू नेचर खर्चा है, तो इसका ट्रांसफर होगा पी एंड एल में। तो बताओ एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, क्योंकि 1 साल का ही था 50,000, तो ये हो गया यहां पर। ठीक है, अब आप इसका बैलेंस शीट में इंपैक्ट हो जाएगा ना, पीएनएल में जाएगा, तो जो भी पीएनएल होगा, मैं इसको एक बार अलग तरीके से कलर दे देता हूँ इसको। इसका इम्पैक्ट भी देख लो आप, पीएनएल, यहां पर क्या होगा? बाई एनपी, जो भी होगा, टू चला जाएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसको एनपी जगह आप जीपी कर लो ना। मैंने तो ये माना था सारे खर्चे लेस कर देंगे, बट कोई नहीं, जीपी मान लो। 50 है, तो जो यहां पर आएगा वो नेट प्रॉफिट आएगा, पूरा की पूरा खर्चा मैंने इसी साल हटा दिया, दिखा दिया इम्पैक्ट ऑन फाइनल अकाउंट। ठीक है, ये भी मैंने आपको बातें यहीं पर समझा दी, इम्पैक्ट ऑन फाइनल अकाउंट। ठीक है, अब यहां आ जाओ, मैं इसमें कह दूं क्या बेटा? इफ बेनिफिट फॉर कंज्यूक्यूटिव 5 ईयर एंड रिपेयरिंग मैंडेटरी इन नेचर एट 5 ईयर इंटरवल। ये मैंडेटरी है भैया, हर 5 साल में होगी है। ठीक है, तो इस केस में कैपिटलाइज होगा। तो बताओ क्या करोगे आप? सबसे पहले क्या करोगे? ऑन इनकर्ड एस एक्सपेंडिचर
इनकर्ड, इनकर्ड। ठीक है, तो बताओ क्या करोगे एंट्री आप? रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट। ओ, बैंक या कैश, पैसे जाने की एंट्री तो यही होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने बिल्डिंग की है ऑन कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज करने पर क्या होगा? बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी आपकी, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कितना का बेटा? 50,000 का। ये कब हुआ था खर्चा? जब आपने एक खर्चा इनकर्ड हुआ तो उस टाइम में दो एंट्रियां हुई थी। पहली एंट्री क्या थी, यहां देखो क्या था, एट ट्रांजैक्शन डेट, ऐसा कर लो, यहां पे मान लो कि ये ट्रांजैक्शन डेट थी, ये एट रिपोर्टिंग डेट है, ये एट ट्रांजैक्शन डेट है, एट ट्रांजैक्शन डेट है, ठीक है ना? ये ट्रांजैक्शन डेट है आपकी। अब आएगी एट रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग डेट मतलब 31 मार्च। क्या करो बताओ? ऑन डेप्रिसिएशन, या कहें तो राइट ऑफ टू पी एंड एल। बेसिकली क्योंकि इस असेट्स पर डेप्रिसिएशन मिलेगा, मैं मानता हूं कि कुछ बिल्डिंग की वैल्यू पहले से उसका डेप्रिसिएशन है, इसका भी डेप्रिसिएशन मिलेगा, 5 साल में राइट ऑफ हो गए। ये बेसिकली आपको पीपी में पढ़ने को मिलेगा मेरे बच्चे ना, जब पीपी इंडे सॉरी एएस नंबर 10 करेंगे आपका, तो वहां पर डेफिनेट डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। तो इसका क्या होगा, आप कुछ नहीं करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। मैं ओनली फॉर डेप्रिसिएशन इस वाले पार्ट पे लगा रहा हूं। 5 साल तक बेनिफिट मिलेगा, 50,000 की असेट्स है, 5 साल में जाएगा एसएलएम का है, क्योंकि ये आपको पता है कि लगातार 5 साल तक मिलेगा, इसके अलावा तुम चाहे बिल्डिंग यूज करो या ना करो, ये 5 साल तक बेनिफिट रहेगा। तो इसका मतलब 10,000 यहां पर आ जाएगा। इसको तुम क्या करो, पीएल में ट्रांसफर कर दोगे, तो पी एंड अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, कितने से बेटा? 10,000 से। ठीक है, ये पूरा कैपिटल नेचर जो है खर्चा आपका, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डेफिनेटली पीपी से रिलेटेड था। ये आपको इंडेस सॉरी एएस सॉरी इंडेस याद रहते हैं बस, फाइनल वाला एएस 10 और इंडेस 16 के अंदर इसको हम कवर करने वाले हैं, यदि आपका सिलेबस का पार्ट हुआ तो। ठीक है मेरे बच्चे, ये बेसिकली इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इन डिटेल्ड मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब रिसिप्ट की बात कर लेते हैं कि भैया हम रिसिप्ट को कैसे बाइफरकेट करेंगे, कि ये जो रिसिप्ट है हमारी, ये हमारी कैपिटल नेचर की है या फिर ये रिसिप्ट हमारी रेवेन्यू नेचर की है, कैसे डिसाइड होगा? बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही चीज देखनी है आपको। कैपिटल नेचर की असेट से आपको कुछ मिला है तो कैपिटल नेचर का है, रेवेन्यू ऑर्डिनरी बिजनेस से जो भी पैसा मिला वो है। बेसिकली मैं कहूँ तो ऐसी कोई इनकम जो कभी कभार हो रही है वो कैपिटल नेचर की कहलाती है। जो कि पर्टिकुलर इंटरवल पर जो रेगुलर बेसिस पर जो इनकम मिलती है वो आपकी यही है। सेम फीचर्स वही है, बट आपको एनालिसिस करना है। जैसे आपने देखा होगा, आपको कोई फिक्स्ड असेट्स बेच दिया आपने, ठीक है, बात कर ले, चलो कोई दिक्कत, बात कर ही लेते हैं। कैपिटल रिसिप्ट वर्सेज रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि आपका इंटरमीडिएट के बच्चे हो आप लोग या फाउंडेशन के हो, बेसिक आपको पता है, आपको चीजें कंसेप्चुअल समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि नोट डाउन का तो पूरा काम वो रेगुलर बैच का पार्ट बनेगा। ठीक है मेरे बच्चे, इसमें नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, उसको कोशिश कर रहे हैं उसको हम इग्नोर करने की। कैपिटल रिसिप्ट वर्सेज रेवेन्यू रिसिप्ट कुछ नहीं है, ऐसी कोई भी रिसिप्ट जो कि ऑर्डिनरी बिजनेस से आ रही है, जो कि सेल और गुड्स जो हम करते हैं, खरीदना बेचना माल जो कर रहे हैं वो उसी से आती है। वहीं पर कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है कभी कभार होकर के आती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं इसकी भी एग्जांपल देता हूं, और मैं इसकी भी एग्जांपल देता हूं। इसके एग्जांपल की बात करूं मैं,
सेल ऑफ गुड्स, यहां पर बात करूं सेल ऑफ असेट्स, प्रीमियम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर कैपिटल और डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन, डिस्काउंट तो नुकसान हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। ये सारे हैं जो कभी कभार हो, ये कभी कभार होते हैं आपके, ये कभी कभार होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप जब करोगे तो आपको वो चीजें आएंगी, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। किसी भी कैपिटल नेचर का जो आपने खर्चा किया था किसी भी चीज पर, उसको बेचने से कुछ भी हो रहा है भैया, प्रॉफिट जो हो रहा है वो आपका यही जाएगा, ठीक है ना। कैपिटल रेवेन्यू मतलब सेल ऑफ गुड्स बेसिकली, ठीक है। इसके भी एग्जांपल आपके स्टडी मेट में हम देख लेते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा उसकी भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया आपका, ठीक है ना। चलिए, सर्टेन रूल दे रखे कि ये आपको पढ़ने हैं, आपको यहाँ थोड़ा सा दिमाग रखना है, थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी आपको, ये आपके इंपॉर्टेंट। क्या सर ये प्रिंसिपल है? ये बेसिकली प्रैक्टिस से पता लगाते हैं हम लोग। ये नीचे जो प्रिंसिपल दे रखे हैं, जैसे मान लो मैंने कोई केस सॉल्व किया था, मैंने किसी केस को देखा, किसी बिल्डिंग का केस, ऐसा नया केस है जिसका पहले कोई देखा ही नहीं ऐसा ट्रांजैक्शन, इसको हमने एनालाइज किया, फिर पता लगा कि इस फैक्टर का है तो कैपिटलाइज माना जाएगा, तो ये उस प्रैक्टिस की वजह से आए। तो यहाँ इनको पढ़ना है आपको बड़ी डिटेल में, बड़े आसानी के साथ, क्योंकि ये आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होगी, इसके बारे में हम बात कर चुके थे, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। डेफर्ड के बारे में भी बात करूंगा, टेंशन ना लो, डेफर्ड पर मैं सेपरेट सेशन लेने वाला हूं, क्योंकि डेफर्ड थोड़ा होता है, इंटरव्यूज में बहुत सारे सवाल पूछते हैं, मुश्किल से 10 मिनट का सेशन होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इस पर पर्टिकुलर हम सेशन बनाएंगे, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, चलो हम बात करते हैं रिसिप्ट की। A receipt of money may be a capital revenue nature depending upon source of receipt। भैया कि आपको कहां से मिल रही है ये डिपेंड करता है, क्या वो कैपिटल नेचर के सोर्स से ही मिल रही है या फिर वो ऑपरेटिंग वाले सोर्स से मिल रही है। यदि कोई रिसिप्ट कैपिटल नेचर के सोर्स से ही जनरेट हो रही है तो वो आपकी कैपिटल नेचर की कहलाएगी। यदि वो आपके ऑर्डिनरी बिजनेस से क्रिएट हो रही है, जनरेट हो रही है, तो वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी। जैसे मेरे गुड्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स जो होता है वो आपका रेवेन्यू का होता है। आपने किसी मशीन को बेच दिया तो उस पर प्रॉफिट हुआ है, तो जो आपकी पैसा आया है वो क्या था, कैपिटल नेचर का असेट थी, नेचर असेट्स का नेचर होता है कैपिटल का होता है, उससे आपने कोई पैसा किया, रिसिप्ट मिली है, तो वो आपकी कैपिटल नेचर की कहलाएगी, ठीक है। डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन कैपिटल रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट टू इंश्योर प्रॉपर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग रिजल्ट, ठीक है ना। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, रिसिप्ट विच आर ऑब्टेन बाय एन एंटिटी फ्रॉम ऑपरेशन अदर देन रेगुलर ऑपरेशन ऑफ द एंटिटी। कहीं से पैसा मिले वो आपके बिजनेस से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, रेगुलर बिजनेस से नहीं होना चाहिए। कैपिटल रिसिप्ट डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द ऑपरेटिंग रिजल्ट, इसका ऑपरेटिंग रिजल्ट को इम्पैक्ट नहीं आता है। प्रॉफिट अर्न और लॉसेज इनकर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ ए ईयर, ठीक है ना। एग्जांपल देख लो क्या लिखा हुआ है, कंपनी इश्यू न्यू शेयर्स टू रेज फंड फॉर एक्सपेंशन, बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, हमने कैपिटल इश्यू कर ली, तो जब कैपिटल रिसिप्ट आया है उससे प्रॉफिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके ऑपरेटिंग रिजल्ट पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आपने शेयर इशू किए इधर आपकी कैपिटल बढ़ जाती है, उधर आपका कैश बढ़ जाएगा, इसका इंपैक्ट प्रॉफिट लॉस पर नहीं आता, ऑपरेटिंग बिजनेस पर नहीं आता, यही बात हमने पहले पढ़ी है, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हुआ, सच रिसिप्ट इज क्रेडिटेड टू रेस्पेक्टिव अकाउंट ऑफ कैपिटल नेचर एंड गेट रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट। सिंपल है, आपको रिसिप्ट दे तो कैश रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक तो कैश का अकाउंट हो गया, यहाँ पर डुअल एस्पेक्ट का कंसेप्ट आ गया, एक तो कैश का रिफ्लेक्शन होगा, दूसरा आपके कैपिटल बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इधर इक्विटी बढ़ गया, उधर आपका क्या बढ़ गया मेरे बच्चे, कैश का बैलेंस, असेट्स बढ़ गई। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या है, रेफर टू ए रिसिप्ट विच आर ऑब्टेन बाय एन एंटिटी from its regular course of operation, receipt of money in revenue nature increase the profit and decrease the losses, business must be set against revenue expenses order to ascertain the profit for the
पीरियड, इसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर आएगा, क्योंकि खर्चे किसके बेटा, डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये आप जैसे कंपनी सेल कर दिया आपने, तो सेल्स आती है, तो सेल कहाँ आती है, उस पर आपका रेवेन्यू पर इम्पैक्ट आता है, आपके प्रॉफिट लॉस पर इम्पैक्ट आता है, ठीक है। यही बात यहाँ पर देखा रखी है, यही बात आपको दिमाग में रख करके चलने, ठीक है। बाकी मैं डेफर्ड के बारे में बात करूंगा, कैपिटल रेवेन्यू प्रॉफिट है, ये हमें डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसके बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। लॉसेज क्या है, ये सारी बातें हैं, ये सिंपल सिंपल सी टर्म्स हैं जो आप जानते हो। हम नीचे इन एग्जाम्पल से इन चीजों को सॉल्व करेंगे। एक बार मैं डेफर्ड जो जो नेक्स्ट सेशन आने वाला है, उसमें डेफर्ड रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों की बात करूंगा मैं। देन उसके बाद हम उसी सेशन के अंदर जो एग्जाम्पल्स दे रखे उन एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर अपन नए ट्रांजेक्शन की, नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में।